Good morning, all of you. After a long time, we again are going to meet. So now today I'm going to start राष्ट्रीय आय एवं संबंध समाहार चैप्टर, जिसको इंग्लिश मीडियम में बोलते हैं नेशनल इनकम। तो ये जो चैप्टर है, ये बहुत सारे लोगों का बहुत डाउट होता है, क्योंकि इसको ये जल्दी से किसी को समझ ही नहीं आता है, और समझ आता भी है तो कन्फ्यूज़न सबसे ज़्यादा होती है। तो आज इसको हम बहुत ही ईजी वे में समझने जा रहे हैं। राष्ट्रीय आय एवं संबंध समाहार अभी हिंदी मीडियम में है, और समझना तो हिंदी में ही है। तो अभी आप लोग समझ लो, और जिसको नोट्स चाहिए होगा आप कमेंट करना ज़रूर। मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को नोट्स अवेलेबल करूँ किसी न किसी थ्रू से। तो आज हम समझेंगे राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय होता क्या है? सबसे पहली बात तो उसे समझेंगे कि नेशनल इनकम अगर देखा जाए तो सबको पता है कि नेशनल इनकम एक नेशन की इनकम, यानी कि एक किसी भी राष्ट्र की इनकम। तो लेकिन ये तो बात तो सही है कि किसी राष्ट्र की इनकम राष्ट्रीय आय होती है, लेकिन वो आय, वो इनकम में क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या नहीं होना चाहिए, यही सब हम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय आय एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय का कुल जोड़ है। तो राष्ट्रीय आय लेखा वर्ष, ये जो शब्द हैं बहुत ही शुद्ध हिंदी में है। इनका मीनिंग मैं इजी वे में समझाती हूँ कि देखो, जो एक साल के ड्यूरेशन में उस देश में जो सामान्य निवासी हैं, अभी पढ़ेंगे कि सामान्य निवासी किसे कहते हैं। तो सामान्य निवासी हैं जो, उनके द्वारा अर्जित की गई कुल आय का जोड़, यानी कि जो सामान्य नागरिक हैं, देश में रहते हैं, वो जितना इनकम कमा रहे हैं ना, उन सब का जोड़ जो है वही कहलाता है राष्ट्रीय इनकम, राष्ट्रीय आय। ठीक है। तो अब पढ़ेंगे हम। देखो, राष्ट्रीय आय को हम छोटे अगर देखें तो एकदम शॉर्ट वे में क्या बोल सकते हैं भैया, कि कारक आय और एक देश के सामान्य निवासियों की आय, दोनों को अगर हम जोड़ दें तो दोनों मिला के बन जाते हैं राष्ट्रीय आय। अब कारक आय क्या क्या होते हैं? तो कारक आय में देखो ज़रा, तो कारक आय क्या होता है? तो फर्मों से, देखो फर्मों से आए, यानी कि फर्म, जो भी कंपनी है, छोटी मोटी कंपनी है, फैक्ट्री है, उन सब चीज़ों से जो भी इनकम आती है। ठीक है, पहला। दूसरा, कर्मचारियों का परिश्रमिक। अब ये कर्मचारियों का परिश्रमिक में जो है, सिर्फ और सिर्फ कर्मचारियों की इनकम ही नहीं है, बल्कि कर्मचारियों को जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जो भी सर्विस कंपनी या फैक्ट्री या जो भी जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वहाँ के थ्रू जो भी सर्विस, जैसे अभी बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स होंगे जिनके पापा जो हैं किसी फैक्ट्री वगैरह में करते होंगे, तो उनको ईएसआई हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे उनको फ्री, मुफ्त जो है सर्विसेज मिल जाती हैं। उनका कार्ड बना होता है, वो जाके कभी भी कोई बीमारी होती है तो वहाँ दिखा लेते हैं, एकदम फ्री में अच्छी खासी दवाइयाँ भी मिल जाती हैं। तो इन्हीं दवाइयों का, तो जो, हाँ, कर्मचारियों का परिश्रमिक में वो सारी सर्विसेज जो कंपनी की तरफ से या फैक्ट्री की तरफ से किसी भी लेबर या फिर कर्मचारी को प्रोवाइड किया जाता है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में अच्छे लेवल के लोगों को कार की फैसिलिटीज़ भी दी जाती हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जाती है, तो उन सब का जो भी सर्विस चार्जेस है वो भी हमारा कारक आय ही होता है। नेक्स्ट है आपका लगान या किराया। अब जैसे दिल्ली में है तो भाई सबके पास, जिनके पास घर है उन्होंने किराए पे चढ़ा रखा है। ठीक है, तो वो जो किराया है, या फिर आप किसी दुकान वगैरह चढ़ा देते हो तो वहाँ से अच्छी खासी किराया मिल जाता है। तो वो जो किराया है ये भी आपका कारक आय ही है, और ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। ब्याज, आपने किसी को कोई अमाउंट लोन पे दे रखा है, उससे आप ब्याज वसूल रहे हो, या फिर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उस पे जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, वो सब भी कारक आय ही होगी, और वो राष्ट्रीय आय में इंक्लूड होगी। कोई भी आपने छोटा मोटा बिजनेस चालू कर रखा है, छोटे मोटे, उससे अगर आपको लाभ होता है तो वो भी आपका कारक आय है, और वो भी राष्ट्रीय आय में इंक्लूड होगा। ठीक है। अब एक देश के सामान्य निवासी आखिर होते कौन है, उनको पढ़ते हैं भाई। कि ऐसे तो देश में रहने वाले सारे सामान्य निवासी होंगे, बिल्कुल। तो पढ़ते हैं भाई। इनके लिए भी एक लिमिट लगा दिया है कि एक देश में एक वर्ष की अवधि के लिए या उससे अधिक अवधि के लिए निवास करने वाले व्यक्ति को उस देश का साधारण निवासी माना जाता है। यानी कि अगर एक कोई भी व्यक्ति आता है, जैसे मान लो फॉरेन से कोई भी एक पर्सन आया, ठीक है, वो विदेशी है, पर वो हमारे देश में एक साल या उससे अधिक रह लेता है,
ठीक है। तो अब क्योंकि उसने 1 साल तक इस देश में भुगतान किया, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि 1 साल आके वो बस मज़े करेगा, भाई कुछ कमाएगा भी, तो थोड़ी बहुत इनकम भी जनरेट करेगा, तो उस हिसाब से उसको हम साधारण नागरिक मान लेंगे, ठीक है। यह व्यक्ति अपनी देखो अब क्योंकि देखो, यह व्यक्ति अपनी उत्पादन, उपभोग या निवेश जैसे सभी क्रियाएं उसी देश में पूरी करता है। 1 साल तक अगर कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी रहता है तो ये तो कंफर्म है कि वो अपना जो भी उत्पादन करेगा या उपभोग करेगा या कोई निवेश करेगा ऐसे। तो इसमें नोट क्या है कि भारत में स्थित विदेशी दूतावास घरेलू या आर्थिक सीमा का भाग नहीं है, जबकि विदेशों में स्थित भारतीय दूतावास भारत की घरेलू सीमा का भाग है। अच्छा, इस लाइन को समझने के लिए मैं बता दूँ, अभी मैंने आपको बताया था कि भारत में जो एम्बेसी है, लेट्स सपोज अमेरिका का एम्बेसी है, ठीक है। तो वो जो एम्बेसी जितने प्लेस पे, जितने एरिया पे बना हुआ है ना, वो भारत का पार्ट नहीं, यानी वो भारत का आर्थिक सीमा नहीं है। उसके अंदर जो भी काम हो रहा है, वो हमारे देश के लिए ना होकर बल्कि अमेरिका के लिए हो रहा है। तो इसलिए वो जो सीमा है हमारे ही देश में स्थित है वो जगह, लेकिन वो हमारे देश का नहीं है, ठीक है। आर्थिक हमारे देश की सीमा के अंदर नहीं आता, हमारे देश का है वो ज़मीन, लेकिन हमारे देश के आर्थिक सीमा के अंदर नहीं आता। और सेम वही क्या है, अगर हमारा भी एम्बेसी किसी और कंट्री में है ना, तो सेम यही रूल है कि वहाँ पे जितने प्लेस पर हमारी एम्बेसी यानी इंडियन एम्बेसी है, तो वो जो प्लेस है वो उनके आर्थिक सीमा के अंदर नहीं आएगी, बल्कि वो हमारे यानी इंडिया के आर्थिक सीमा के अंदर आएगी। अब घरेलू आय का राष्ट्रीय आय में परिवर्तन पढ़ेंगे। तो राष्ट्रीय आय बराबर क्या होता है, घरेलू आय प्लस में विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। घरेलू आय क्या होता है, तो भाई जितने हैं सब, वो छोटा सा बच्चा उसके सारे गिफ्ट, ठीक है। प्लस में क्या करेंगे, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। अब ये विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय क्या होता है, तो आज भी होता है, बहुत सारे लोग जो लोग गांव से रिलेटेड या फिर जो अपने फैमिली में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, तो क्या होता है जब किसी की शादियां होती है तो जो भी गिफ्ट्स आते हैं, जो भी पैसे वगैरह आते हैं, उनका एक लिस्ट बनता है कि इनके घर से इतना आया है, उनके घर से इतना आया है, इनके घर से इतना है, सारा प्रॉपर लिस्ट बनता है। उसके नेक्स्ट टाइम जब हम उनके वहाँ शादी होती है तो हम उस लिस्ट में से देखते हैं उतना ही या उससे थोड़ा ज़्यादा हम उनको दे आते हैं। तो इससे क्या होता है, अभी जो हम लेते हैं वो देते भी हैं। तो यहाँ पे विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय क्या है कि जितना हमको मिला उसमें से हमने जितना दे दिया वो माइनस कर दो, बराबर में मिल गया हमारा अब शुद्ध, तो वो शुद्ध हम जोड़ देंगे अपने घरेलू आय में, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आय। अब जरा इसको थोड़ा हिंदी में पढ़ लेते हैं फॉर्मूले के थ्रू। विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय हमारे निवासियों द्वारा शेष विश्व से अर्जित आय, यानी कि हमें जो बाकी के देशों से जितनी भी आय हमें इंक्लूड हुई है, यानी हमारे निवासी जो बाहर के देशों के लिए जो भी काम करते हैं उनको जितनी इनकम मिली उसमें से माइनस कर देंगे हमारी घरेलू सीमा में गैर निवासियों द्वारा अर्जित आय, यानी कि हमारे देश के अंदर, हमारे घरेलू सीमा के अंदर जो बाकी विदेशी आके काम करके इनकम ले रहे हैं, तो उस इनकम को हम माइनस कर देंगे। हमको जितना दूसरे देश से मिला वो माइनस हमारे देश में जितना दूसरे देश वालों को दिया, ठीक है। माइनस करके क्या निकल के आ जाएगा, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। अब इसको क्या कर दे, घरेलू आय में जमा कर देते हैं, ठीक है, प्लस कर देंगे। अब राष्ट्रीय आय का घरेलू आय में परिवर्तन क्या, वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगला है हमारा राष्ट्रीय आय का घरेलू आय में परिवर्तन। तो घरेलू आय क्या होता है, राष्ट्रीय आय में से आप क्या कर देंगे,